तब पता चलेगा हल्द्वानी का आलू कौन है, हल्द्वानी से आलू कौन है और फर्रुखाबाद से जो आ रहा है आलू वो कौन है, तो पता करना पड़ता है। ये आपके लिए सरपंच, थैंक यू सो मच। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सर्वेश मिश्रा कुछ देर में आएंगे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद जी राजनीतिक विश्लेषक, शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार राजनीतिक विश्लेषक और संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। मुद्दा मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैंने ये बात शुरू में रख दी। 9 साल मोदी सरकार की बात है, लेकिन मैं सच बता, बाबूजी आप अंदर आके बैठ जाइए, वहां ना खड़े होइए। पोते के साथ आए हैं लगता, पोता है ना? हाँ हाँ मैं पहचान लिया, पोता और बाबा यहीं बैठेंगे आगे। गार्ड साहब मदद करो, बुजुर्ग आदमी को खड़ा देखना अच्छा नहीं लगता। 9 साल मोदी सरकार, इस पर बात हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि आज बेहद दुखी हूं मैं सच में, जिस तरह से जिस क्रूरता के साथ वह शख्स उस बच्ची को मार रहा था, हमले कर रहा था, उसके बाद उसने पत्थर, उसको तो वर्णन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ माना गया टेलीविजन का एक सिद्धांत है पत्रकारिता का कि जो बहुत विभत्स हो उसके बारे में बात मत करिए, उसको दिखाना भी दिल दहलाने वाला होता है। क्या दिखाऊं मैं? बहरहाल आज तो पत्रकारिता बदल रही है, बहुत सारी चीजें हो गई पत्रकारिता में, लेकिन मैं तो पुराना स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का आदमी हूं पत्रकारिता का, जो कहने से पहले ये बात आपको आगाह करता हूं कि मुझे डर लगा, पहली बार डर लगा ऐसा भी होता है शहर के अंदर। बच्चियां हैं, भगवान इनको बहुत सुंदर घरों में आईटी और न जाने कहां कहां दुनिया के तमाम शिखर छुए ये सारी की सारी, और उनको बेअकलों को अकल आए, मोहब्बत जानते ही नहीं, किया ही नहीं। जी मैं आया, कुछ कहना चाहते हैं आप? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फिर कहां हो गया जब ऐसा काम हो रहा है तो इस हिंदुस्तान में? जी बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आपको बताया जाए और घर में जाके गोड़ आ जाके, तो हम क्या बताएं, क्या करें हम आगे? मैं यहां से शुरुआत करता हूं आज। बहरहाल ज्यादा भटकाव की बात नहीं, सबसे पहले कांग्रेस एंड देन फिर इधर आता हूं। जी जनाब। प्रतीक जी, जो दिल्ली में हुआ उसको सोच के भी मन एकदम पसीज जाता है, तो उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बस हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी अथॉरिटीज हैं वो जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठाएं और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन प्रतीक जी, एक बात को सोचकर और मन पसीजता है, कल जो जंतर मंतर पर हुआ, देश की जो होनहार बेटियों के साथ हुआ, कैसे मोदी जी की पुलिस ने क्रूरता के साथ उनको पीटा, घसीटा, उन महिला पहलवानों को जो देश के लिए मेडल लेकर आती हैं, ये बात सोचकर भी मन पसीज जाता है। प्रतीक जी, जो मुद्दे की बात है वो शुरू करने से पहले एक बात और आपकी प्रबुद्ध जनता को बताना चाहूंगा, क्योंकि अब जब मैं आंकड़े रखूंगा कि देश के अंदर महंगाई जो डाइन है उसने कैसे सबका घर बर्बाद किया है, तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और उनके जो साथी मित्र हैं पैनल पर, वो 2 जवाब देंगे। एक, आपको वो पाकिस्तान ले जाएंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। दूसरा, आपको 2014 से पहले के फर्जी आंकड़े बताएंगे। तो वो ठीक, हम दोनों, मैं दोनों स्थिति पे आऊंगा, पोजीशन पे आऊंगा। आपने 2 मुद्दे रखे, मैं पहले 1 बाय 1 एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं और फिर जो कोई बोलना चाहेगा मैं एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेके शो को आगे बढ़ाऊंगा। मनोज जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे? जी छोटा छोटा रखेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रतीक जी, जिस तरह से एक छोटी बच्ची के साथ में जो हुआ है, निश्चित रूप में वो दर्दनाक है और सारी सीमाओं को पार करने वाला। लेकिन मैं पार्टी के पक्ष की तरफ से मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक 9 साल की बात है उसके बारे में कहूंगा प्रतीक जी, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि 9 साल के अंदर किस तरह से भारत का परचम पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है। आप विश्व के अंदर जाके देखिए, अगर आपकी छाती 56 इंच की ना हो जाए तो मनोज यादव का नाम बदल, 56 इंच की ना हो जाए तो मनोज यादव जी का नाम बदल देना। कहां से आना हुआ आपका? जी मैं नागपुर से आई हूँ। नागपुर से? लेकिन मैं हूँ बिहार से। लेकिन हूँ बिहार से, बहुत अच्छा। बिहार की बेटी हूँ, नागपुर में ससुराल नागपुर है। ससुराल नागपुर है, वाह, बहू नागपुर की है। मैं आया आपके पास, बिल्कुल आया।
मैं बिल्कुल आया पहले जब बात आपसे, देन आई विल कम टू यू। जी, बड़ा जोर सुनते थे हाथी की पूंछ का, बड़ा जोर सुनते थे हाथी की पूंछ का, जो देखा तो सुतली बंदी थी। 56 इंच से आया, किसी के पास इंच टेप है, नाप लीजिए भाई, इनका छीना हो गया होगा 56 इंच का। अभी नाप लीजिए, अभी सच्चाई पता चल जाएगी बिल्कुल। दो कोई किसी के पास। रीजन क्या है? मूल मुद्दों की बातों से, सीमा सुरक्षा के ऊपर, चीन के मुद्दे के ऊपर जब सदन के अंदर डिबेट करी जाती है तो सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने नहीं देता। अडानी के मुद्दे के ऊपर पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ, अडानी के मुद्दे के ऊपर विपक्ष चर्चा चाह रहा था, जेपीसी की डिमांड कर रही थी, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, नई संसद का उद्घाटन करा गया। अभी एक किसी मित्र ने कहा कि जवाब यह देना कि नई संसद के अंदर पहिए भी लगा दें ताकि वो चले। इससे पहले सदन चल तो रहा नहीं था, नई संसद बनाई गई, उसमें लोग, विपक्ष कहां गया? 140 करोड़ की बात आती है तो 140 करोड़ में विपक्ष नहीं है कहीं। क्या पक्ष के बिना विपक्ष अधूरा रह जाएगा? नई ये फसल है, नए प्रवक्ता है, नया दौर है। मैंने तो कहा कि मैं तो वही ट्रेडिशनल पुराना पत्रकारिता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, जो हर शब्द को बोलने से पहले टटोलता, धुन में आऊंगा आपके पास, टटोलता जरूर हूं कि कैसे मैं कह दूं कि पार्लियामेंट में पहिए लगा देना तो चलने लगे। मैं नहीं कह सकता, मेरे पास वो व्यंजना है, मेरे पास वो शब्द या शब्दावली नहीं है। जी, वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड। क्विकली करूंगा। प्रतीक जी, जो खुद ही हाथी की पूंछ रह गया है विपक्ष, वो हमसे हाथी के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा जब हाथी चलता है तो कुछ लोग भौंकते रहते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा कौन भौंकते हैं, हाथी मदमस्त आगे बैठ चलता रहता है। देखिए आप बीच में मत बोलिए। 56 इंच का सीना तब होता है हर भारतीय का जब सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके हम लोग मारते हैं। 56 इंच का सीना जब होता है जब गलवान के अंदर हमारे सैनिक वहां उनके साथ में दो हाथ करते हैं। 56 इंच का सीना तब होता है जब भारत की अर्थव्यवस्था जो बुरे दौर में थी, फर्जाइल 5 से लेकर 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। 56 इंच का सीना तब होता है जब भारत तीसरी सबसे बड़ी कार प्रोड्यूसर भारत बन जाता है, देश बन जाता है। 56 इंच का सीना तब होता है जब भारत फास्टेस्ट इकोनॉमी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो बन जाता है। मैं कहता है 56 इंच का सीना तब बन जाता है, आपने देखा होगा कि मोबाइल में सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपका ताबिल गिव यू, मैंने आपको रोका था। जी, 56 इंच का सीना वहां कहां चला जाता है जब जंतर मंतर के ऊपर देश की पहलवानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक अल्फाज इनसे नहीं बोला गया और वो सदन के अंदर कल मौजूद थे। क्या उन जवाब दे ही देगा उनकी? देखिए 56 इंच का सीना तो 56 इंच का रहेगा, लेकिन अगर कोई राजनीति करनी है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ये किस तरह की राजनीति है? कभी सत्यपाल मलिक बैठ जाता है, कभी दीपेंद्र हुड्डा बैठ जाता है, तो इसके पीछे किसका एजेंडा चल रहा है? ये खापों का एजेंडा क्यों चल रहा है? केवल और केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का एजेंडा चलाया जाता है और कोई मकसद नहीं है प्रतीक जी, केवल बदनाम करना है। मैं बस सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे जो कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपोजिशन का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, जब नाम लिया जाए तो आदर के साथ लिया जाए। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, उपलब्धियां गिनाने के लिए तो मैं इतनी सारी गिना दूंगा कि समय जो है ना खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी है, 2014 के बाद से जो दर्द हो रहा है विपक्ष को वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2023 में अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया मोदी बॉस। लेकिन मैं आज जो विभत्सना हुई है मैं उस पर आना चाहता हूं प्रतीक जी। बिल्कुल आइए। मैं पूछना चाहता हूं प्रतीक जी कि आज ही हुई है क्या? आज चाकुओं से खोदा गया है क्या? 35 टुकड़ों में नहीं काटा गया था क्या? सूटकेस में बंद नहीं किया गया था क्या? क्या चेहरे पे एसिड नहीं फेंका गया था क्या? लेकिन आखिर क्या कारण है कि केवल ये बर्बरता हिंदू बच्चियों के साथ होती है? क्यों नहीं सलमा, रेशमा, नगमा उनके साथ होती? हिंदू या मुसलमान हो, किसी के साथ हो। हाँ जी, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के साथ हो, न्याय होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रश्न यही है। नहीं प्रतीक जी, प्रश्न यही है कि वो जो लव जिहाद के कारण केरला में 50,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, उनको भेजा गया आतंकी बना के, आखिर यही उसकी कड़ी है, यही सीधा सीधा लव जिहाद है प्रतीक जी। आज दिल रो रहा है मेरा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे रेशमा हो, चाहे आशना हो, चाहे रेशम हो, चाहे
कोई हो किसी के साथ बर्बरता हो, इनह्यूमन चीजें हो, उसमें एंगल मत ढूंढिए। बेटी मेरी भी है और मुझे मालूम है कि बेटी के साथ जब होता है तो क्या दुख बीतती है, किसी के साथ। एंगल क्यों नहीं ढूंढा जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कलावा बांध के टीका लगा के सलीम सुरेश बन के जाएगा और लड़की को बरगलाएगा, फिर यूं काटेगा, मारेगा, एसिड फेंकेगा और अब तो ईंटों से कूटेगा। क्यों प्रतीक जी, हमारी बच्चियां मरने के लिए है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ बस। मैंने कहा कहाँ से वो और वापसी जाएंगे? कहाँ से वो मोमबत्ती लेके घूमने वाले जो चिल्लाते रहते गली गली के अंदर जाके? मैंने पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान, ये दिल, ये तमाम लोगों से मिलकर बना है और किसी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ हो, वो दुख होता है, होना चाहिए। जी सर, मैं ये खान साहब से कहना चाहूंगा, घुसपैठी इनको सिर्फ चीन से ही दिखाई दे रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं दिखाई देती क्या? हाँ, खाली चीन से दिखाई देती है। नहीं, बिल्कुल कहिए, आप बिल्कुल कहिए। क्या नाम है आपका? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या नाम है आपका? आगे आओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका। कहाँ से आए हो? उत्तम नगर से। उत्तम नगर। किसके साथ आए हो? अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन दोस्त है? आओ आगे आओ, सारे लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, बहुत बहुत शुभ है। बहुत आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए बुलाया। बेटियां मेरे दिमाग से उतर नहीं रही हैं अभी। जी जनाब। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई है, दर्दनीय घटना हुई है, एक मासूम लड़की पे इतने वार किए गए, दरिंदगी दिखाई दी गई, वो तो गुनहगार है। कुछ गुनहगार वो भी हैं जो आसपास घूम रहे थे और वो दरिंदगी देख रहे थे, और उससे भी ज्यादा गुनहगार कुछ वो भी हैं जो इस विषय पर राजनीति करते हैं, जो ये करते हैं, लव जिहाद का मैटर उठा देते हैं। अरे एक मासूम बच्ची के ऊपर इतना हुआ है, उसकी मदद करने की बजाय, उसका केस लड़ने की बजाय ये करते हैं। मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये डिबेट करने से ज्यादा बेटर ये है कि एक भारत की बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ करे और एक भारत के युवाओं के लिए रोजगार देखे और भारत के बच्चों के लिए शिक्षा पे बात करे। आप सबसे ये विनती है, ये आंकड़ा आप 9 साल में दिखाइए, ये मत दिखाइए यहाँ वहां की बात। आने वाले अगर 10 साल में भी मोदी सरकार होती है तो आप हमें 10 साल बाद ये दिखाइए कि इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी बेटियों की सेफ्टी की गई और इतने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वो किए गए। मैं बोले दीजिए, बोले का हक है, आपका चैलेंज आ गया। मैं, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद सर। शफीक अहमद। बोलने का हक सबको है, बराबर का है। शफीक अहमद को भी बोलने का। आप अंदर आके बैठिए, यहाँ पे, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ आइए। जी मैं आया जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, इधर आ जाइए, यहाँ बैठिए जी। अपराध मुक्त समाज हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है। इस विषय को सीरियसली आपको सोचने की आवश्यकता है। देखिए, हर चीज में वही एंगल ढूंढा जाए, ये भी कौन सी बात है? लेट मी कंप्लीट ना। एक थप्पड़ मारने की सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा, आईपीसी में अगर हर क्राइम की सजा अगर अलग है तो उसका कारण है ना। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये अब समय आ गया है कि कानून के जो रक्षक हैं उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक तो हत्या होती है कि रैंडमली आपको गोली मार दी जाए, एक हत्या होती है कि आपको जो हत्या का जो है ना प्रकार आपको जानने की आवश्यकता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं अगर आपको लगातार काटता रहूं 40 बार 50 बार, तो ये इसकी उदाहरण जो है आपको सीधा गोली मारने के बराबर नहीं हो सकता। प्रतीक जी, मुझे मालूम है, मुझे शैलेश जी, मुझे मालूम है, जब न्याय के लिए जाता है न्यायाधीश के सामने, तो न्यायाधीश कहता है कि ये मुकदमा जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, वो ये भी कहता है, और वो कहता है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में नहीं आता है, इसलिए सजा फांसी नहीं, आजीवन कारावास। मुझे मालूम है। नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं, मैं कई टेलीविजन डिबेट्स में मैंने पहले भी कहा है। देखिए क्या है कि एक मान लीजिए किसी भी बहन बेटी को छेड़ देना, वो भी बलात्कार के अंदर आ जाता है। एक प्रेमी जो है बहन बेटी के साथ जो गलत दुराचार करता है, वो भी बलात्कार के साथ आ जाता है। और एक से ज्यादा व्यक्ति अगर जो बहन बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं, वो भी बलात्कार। अरे भैया, एक कैसे हो गया? एक बच्ची जा रही है और 10 लोग मिलकर अगर उसके साथ क्राइम करते हैं तो आपको फास्ट कोर्ट बन के साक्ष्य शब्द आपके खिलाफ है, तो क्यों नहीं 1 महीने के अंदर फांसी लटकाते? और क्यों नहीं सारे जो एडवोकेट इस बात का जो है फैसला करते कि हम इसके खिलाफ जो है कोई केस नहीं लड़ेंगे जो है।
9 साल की जो बता रहे हैं शैलेंद्र जी, मैं बात से कई जगह इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन 9 साल में हुआ नहीं। इनका काम सरकारों को होता है। जब सदन के अंदर ऐसे बलात्कारी कातिल लोग जाकर के सदन के अंदर बैठते हैं, जाकर के ऐसी नजीरें पेश करते हैं, जाकर के जिनके ऊपर आपराधिक गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे, क्या सदन के अंदर सच्चे पढ़े लिखे लोग नहीं जाना चाहिए? प्रतीक जी, शायद सैयद जब्बार को जानकारी नहीं है, कानून व्यवस्था राज्यों का विषय होता है। यही वो सैयद जब्बार है, जब बुलडोजर चल रहा होता है तो ये छातियां पीटते हैं। क्यों पीटते हैं भैया? क्यों कहते हैं कानून नहीं है क्या? अरे यही तो कानून है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर कितने ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं? कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे? जवाब देंगे ये लोग। और ये भी तय होना चाहिए कि टिकट पार्टियां नहीं देंगी।